हेलो दोस्तों, आज आप लोग को प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 का सॉल्व करेंगे, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 गो प्रश्न है, इसको उतार लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न कहता क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या तो आपको हम बता चुके हैं, लेकिन वास्तविक संख्या नहीं बताएं। तो वास्तविक संख्या सुनिए किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या में होता कुछ नहीं। वास्तविक संख्या देखिए किसे कहता है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या हो, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या देखिए किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहले समझा देते हैं, आंसर तो करना ही है। वास्तविक संख्या देखिए किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या में क्या देखिएगा, वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या आते हैं। ठीक है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या किसे कहता है, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 0/1, 3/4, √4, √9, ये सब क्या हुआ, डॉट 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 में, ये सब हुआ परिमेय संख्या। नहीं हुआ √4 का वर्गमूल नहीं होगा 2, √9 का वर्गमूल नहीं होगा 3। और अपरिमेय संख्या देखिए अब किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर ना आए, जैसे √2, √3, √5, √7, डॉट 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 डॉट, ये सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। और पाई भी याद रखिएगा, पाई भी क्या है, पाई भी है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको पता चल गया। जिसमें ये दोनों संख्या आएगा, जिसमें ये दोनों संख्या आ जाएगा, उसी को क्या बोलता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न पे आ रहे हैं, थोड़ा समझा दिए, अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √7, देखिए ये सब क्या है, √2, √3, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है। क्या ये वास्तविक संख्या नहीं है ना वास्तविक संख्या। तो बोलता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सही बोल रही है। तो आंसर देख इसका क्या होगा, सत्य, यानी कि सही बोल रहा है, सत्य। अब बोलता है कारण भी दीजिए, तो कारण भी दे देते हैं। इसका कारण लिखिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आते हैं या होते हैं। ठीक है, आते हैं ये लिख दिए, आते हैं। अब देखिए, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या नहीं आया, परिमेय संख्या भी आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से हमको बनाना था। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतार। देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको भी हल करेंगे। ठीक है, इसको भी हल करेंगे। प्रश्न क्या बोलता है पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए संख्या रेखा एगो पहले सबसे पहले हम बनाते हैं, हम आपको समझा के बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। संख्या रेखा इसी को बोलता है 0, -1, -2, -3, -4, इधर प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, इसी को क्या बोलता है, संख्या रेखा बोलता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जितना बिंदु है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि जितना बिंदु है, प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है,
रूट m का रूप का होता है, यानी कि जितना बिंदु है रूट m का रूप का होगा। देखिए अगर यहाँ रूट इस पे चढ़ाएंगे तो रूट 2 हो जाएगा, यहाँ चढ़ाएंगे तो रूट 3 हो जाएगा, लेकिन इस पे जैसे चढ़ाएंगे तो रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो कभी होगा रूट m के रूप में, कभी होगा नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो इधर ही हमको देखना है, इधर यही साइड देखना है। ठीक है, यही साइड देखना है, जैसे 6, 7, 8 इसी प्रकार से देखेंगे 9। ठीक है, जैसे प्रत्येक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ 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 बोलता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है और प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होगा। अगर रूट 2 पर चढ़ाएंगे रूट 2 हो गया, 3 पर चढ़ाएंगे रूट 3 होगा, लेकिन 4 पर चढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 हो जाता है, तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये रूट 5 का हो जाएगा, फिर रूट 5 6, 7, 8, 9, फिर रूट 9 पर जैसे चढ़ाएंगे तो इसका रूट m के रूप में कभी होगा 9, रूट से बाहर निकल जाएगा 9 बाहर निकल जाएगा, आपका 4 बाहर निकल जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में कभी रूप का कभी नहीं हो सकता है। प्रत्येक बिंदु तो रूट m का रूप का नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ बिंदु हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, कुछ बिंदु जैसे रूट m का रूप का होगा कौन सी, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, रूट 6, लेकिन कुछ ऐसा बिंदु है जो रूट m के रूप का नहीं होगा, जैसे रूट 4, रूट 9। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, बोलता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो बिल्कुल नहीं, यानी कि असत्य, गलत बोल रहा है, असत्य। अब कारण इसका देना है, कारण देना है, कारण लिखिएगा क्या कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या होती है। सही बात है, संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। ठीक है, इसलिए लिखिएगा संख्या रेखा पर, इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल बनना संभव तो है नहीं। लिख दीजिएगा और एक भाषा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल बनना संभव नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर तो वर्गमूल बनना संभव कभी नहीं होगा। जैसे रूट 4 का वर्गमूल बनो निकल जाएगा, रूट 9 का वर्गमूल होगा, लेकिन ये सब का होगा क्या, नहीं होगा। यही आपका आंसर हुआ। देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको भी सॉल्व करते हैं। बोलता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए प्रत्येक यानी कि जितना वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय संख्या होगी, कभी वो नहीं होगी। बोलिए कैसे नहीं होगा, कि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, न केवल परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। समझ में आ गया होगा, वो सत्य। क्योंकि अब कारण भी दे देते हैं, कारण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कारण लिखिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय
संख्या क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों संख्या आते हैं। दोनों संख्या आते हैं लिख दो, आते हैं या होते हैं, आते हैं। ठीक है, दोनों संख्या आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगी। देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं परिमेय संख्या होगा नहीं अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या आते हैं। आप पीछे वाला जो क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझाने के पहले हम आपको सब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी जितना धनात्मक पूर्णांक कहाँ शुरू होता है, जीरो से होता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3। देखिए संख्या रेखा पर जो है इधर 0 के इधर ऋणात्मक हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा कि नहीं। 4, 5, 6 इसी प्रकार से इधर इस साइड वाला क्या हो गया, इस साइड वाला जितना है ये सब क्या हो गया, धनात्मक। और 0 के इधर से हमको मतलब नहीं है, काहे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। देखिए जितना धनात्मक पूर्णांक है सबका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। देखिए इसका बनो इस √1 का अपरिमेय संख्या होगा, कभी नहीं होगा। और √2 का बनो अपरिमेय संख्या हो जाएगा वर्गमूल, और √3 का बनो वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन √4 का होगा अपरिमेय संख्या, कभी नहीं होगा। तो इससे हम अनुमान क्या लगा सकते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। तो आंसर लिखिएगा, क्या होगा आंसर इसका, नहीं। अब क्यों नहीं होगा इसका कारण देते हैं। बोलता है यदि नहीं तो एक ऐसा वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। देखिए बोलता है कि ऐसा उदाहरण अगर उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए जैसे मान के चलिए √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया। ठीक है, ये सब देखिए क्या है, ये सब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अब यही आंसर है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर बोलता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा खींच देंगे। ठीक है, संख्या रेखा खींच दिए। जीरो, 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से। ठीक है, संख्या रेखा इधर क्या, -1, -2, -3 और यहाँ -4। ठीक है, बोलता है संख्या रेखा पर, क्वेश्चन देखिएगा, क्या संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि सिद्ध करना है कि संख्या रेखा पर √5 रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, यही बोलता है। सिद्ध करना है। ठीक है, देखिएगा संख्या रेखा पर कैसे √5 को हम कर सकते हैं। देखिए आधार यहाँ देखिएगा √5 है, आधार 2 से बेस जो है इसका आधार 2 सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है,
इसका हाइट 1 सेंटीमीटर लीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। तो इसको मान लीजिए बिंदु कुछ भी मान लीजिए, यहाँ P मान लीजिए, ठीक है। इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए, ठीक है। इसको S मान लीजिए। यहाँ पे संख्या रेखा को दर्शाया हुआ है। तो यही बोल रहा है प्रश्न में, क्या संख्या रेखा को, यही प्रश्न में बोल रहा है कि संख्या रेखा को क्या √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो देखते हैं दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ रखें तो देखते हैं संख्या रेखा पर इसको कहाँ पे काटेगा, ठीक है। देखिए संख्या रेखा पर इसको कहाँ काटा, यहाँ काटा। इसका मतलब क्या है कि इस जगह पर जो काटा है, इस जगह को मान लीजिए T, ठीक है। यहाँ अगर संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएगा तो ये √5 कहाँ आके बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो यही सिद्ध करना है कि √5 संख्या रेखा पर जो बैठेगा। तो दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी कि किस प्रकार बैठा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये देखिए आधार 2 है, लंब 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है, आपको याद होगा, सूत्र होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण देखिए कितना है, करने को तो हमको सिद्ध करना है, कर्ण सिद्ध करना है, करने को सिद्ध करना है, यानी कि हमको सिद्ध करना है क्या, हमको सिद्ध करना है क्या, RP बराबर √5 है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो लंब कितना हो गया बाबू, 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर, आधार कितना हो गया, आधार 2 है तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। इधर कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर तो कितना होगा 5, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 आया, ठीक है। तो स्क्वायर हटाइएगा जैसे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। और कर्ण हम माने थे किसको, RP एक ना माने थे, यानी कि RP तो मेरा सिद्ध हो गया, RP बराबर √5 को सिद्ध करना था। तो RP बराबर कितना, √5 निकल गया, यानी कि सिद्ध हो गया। तो प्रूव्ड लिख लीजिए, ठीक है। अब बोलिएगा लंब क्या हो गया, लंब हो गया आपका SP, क्या हो गया SP, ठीक है। उसी प्रकार आधार बोलिएगा, आधार आपका क्या हो जाएगा RS, क्या हो जाएगा RS, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 4, इसी को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 बोलता है कागज़ का एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि का वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। और सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए, पहले बिंदु O ले लीजिए, ठीक है। ये बिंदु O है, ठीक है, ये बिंदु O ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, वो बिंदु लीजिए और एकक लंबाई का खींचिए। एकक के लंबाई का खींचना है बाबू, एकक लंबाई का। अगर एक लंबाई का यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो एकक लंबाई का कहाँ हो जाएगा, मान के लीजिए यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए P है, ठीक है, इस सॉरी P बोलता है, P ने इसको क्या बोला, हाँ। तो सबसे पहले ठीक है P खींच दिए, बोलता है OP खींचिए, तो OP खींच दिए। फिर बोलता है एकक लंबाई वाला OP1 खींचिए, OP1 एक लंबाई का ऊपरों खींचना है, एक के लंबाई का, यानी कि 1 सेंटीमीटर का खींचना है। ये 1 सेंटीमीटर का था कि नहीं था, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर का हम ऊपर भी खींचेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का ऊपर खींच दिए, 1 सेंटीमीटर का ऊपर टेढ़ा मौका जाए बनेगा फिगर, थोड़ा देखिए आप अपना सही से बनाइएगा। 1 सेंटीमीटर का ऊपर खींच दिए, ठीक है। इसके बाद फिर बोलता है ई भी 1 सेंटीमीटर था और ई भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको हम इससे मिला देंगे। तो फर्स्ट स्टेप
पहला स्टेप में क्या किए, फर्स्ट स्टेप में क्या, इसको P1 हो गया मान इसका, ठीक है P1। तो देखिए तो हमको इससे क्या निकल जाएगा, P1 यानी कि कर्ण कितना निकलेगा, कर्ण यही वाला है, ये वाला भुजा, ये कैसे निकलेगा, लंब और आधार जोड़ेंगे तब। और कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना 1 का स्क्वायर और जोड़ आधार कितना 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना 1 यानी कि √2। ये जो भाग निकलेगा ये कितना निकलेगा √2 निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है फिर जो है ना 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से 90 डिग्री कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। तो 1 सेंटीमीटर का खींचना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं, 1 सेंटीमीटर यहाँ खींचे, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, हुआ कि नहीं। और आधार इस बार कितना हो गया, ये फर्स्ट स्टेप का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में कर्ण निकालेंगे। ये फर्स्ट स्टेप बोला था इतना को, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर। लंब कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसको इससे मिला दीजिएगा तो कर्ण निकलेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा और इसका क्या हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये √3 हो जाएगा। यानी कि ये जो भाग निकलेगा इस बार क्या निकलेगा √3 निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक 90 डिग्री इस पर रख के और फिर यहाँ से रखें, देखिए 90 डिग्री पर, 90 डिग्री कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब इसको 1 सेंटीमीटर फिर 1 सेंटीमीटर करके बढ़ाने बोलता है, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा हमको, यहाँ से बढ़ाएं 1 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना, ये इससे मिल जाएगा, ठीक है, ये इससे मिल जाएगा। तो इस बार आधार कितना हुआ मेरा 3 हो गया, 3 हो गया, आधार 3 हो गया। और देखिए आधार कितना हो गया 3 हो गया और लंब कितना हो गया, ये आधार हो गया √3 और लंब कितना हो गया 1 हो गया। तो इससे क्या करेंगे हम 3 स्टेप में, तीसरा स्टेप में कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। ये दूसरा स्टेप में यहाँ किए थे, तीसरा स्टेप देखिए फिगर वहाँ बन रहा था, इसको मानेंगे P2, इसको क्या हो जाएगा फिर 3, ठीक है। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड स्टेप में कर्ण निकालेंगे। लंब कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा √3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका √4 का वर्गमूल कितना 2, यानी कि इस बार जो भाग निकलेगा ई वाला मेरा कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसका 90 डिग्री मान के बनाएंगे। इसी प्रकार से बनाना है, ये सब तो एग्ज़ाम में देगा नहीं, फालतू का दिमाग ख़राब करने के लिए दे देता है। इसका 90 डिग्री कहाँ आया है बच्चों, इसका 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको इससे मिला देंगे, लेकिन 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है। कितना बढ़ना है 1 सेंटीमीटर। यहाँ 1 सेंटीमीटर मिला दें, ठीक है। अब इसको भी मिला देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना है। देखिए ये P4 हो जाएगा, P4 और ई भी 1 सेंटीमीटर बढ़ा, तो इस बार कितना हो जाएगा आधार का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप था यहाँ पे। अब चौथा स्टेप देखिए, चौथा स्टेप में देखिएगा कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर डायरेक्ट इधर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना 1 का स्क्वायर कीजिएगा, आधार कितना 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √5 निकल जाएगा। यानी कि यहाँ जो निकलेगा कितना होगा, ये जो होगा √5 होगा। क्या होगा √5। इसी प्रकार से हमको बनाना है। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाना है। ये आधार अब इस बार हो जाएगा, ई हो जाएगा आधार, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना होगा।
उम्मीद करते होंगे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप अपना कॉपी में उतार के इसको सॉल्व कीजिएगा। इसी प्रकार से आंसर यही हो गया। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से कभी नेक्स्ट वीडियो में।